फ्रेंड फाइनली मिल ही गया 23 फरवरी क्लास 12 बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का एक वायरल पेपर। अगर आपको भी 23 फरवरी को क्लास 12 बायोलॉजी का पेपर देना है ना, तो बस ये एक वीडियो आपको बायोलॉजी में 70 दिलाएगा, क्योंकि ये बायोलॉजी का एक वायरल पेपर है। सेम ऐसा ही पेपर आपका 23 फरवरी को आने वाला है। बस ये पूरा पेपर सॉल्व कर लेना। और मैं हर साल ये वीडियो लाखों बच्चों को देता हूं और लाखों बच्चे इस वीडियो को देखकर बहुत अच्छा परसेंटेज लेकर आते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हमारी बायोलॉजी की तैयारी बहुत अच्छे से नहीं हुई या बहुत कम हुई है ना, तो बस ये पेपर एग्जाम से पहले देख लेना। अगर एग्जाम से एक दिन पहले रात में देख रहे हो ना, फिर भी ये पेपर देख कर जाना, नहीं तो बाद में पड़ेगा रोना। पूरा पेपर मैं सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं। आप लोग देख सकते हो भैया, जैसे ये मुझे पेपर मिला, मैंने टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट किया। ये देखो पूरा पेपर मैं सॉल्यूशन के साथ लेकर आ गया। तो यहां पे आपका देखो रोल नंबर ऊपर डाल देना, नाम डाल देना, जो भी आपका नाम हो, ठीक है। जैसे मेरा नाम शुभम है, मैंने अपना नाम डाल दिया। विषय जीव विज्ञान है। समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे। पूर्णांक 70 नंबर। ये पेपर कोड है 348 यम के। वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही पेपर, ऐसे ही वीडियोस मैं आपको देता रहूं। कुछ आपको नोट दिए गए हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। निर्देश दिए गए कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। मतलब जो क्वेश्चन जितने नंबर का है ना, उसके सामने दिया गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पेपर को। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा भैया। कुल 4 क्वेश्चन रहेंगे, एक एक नंबर के 4 नंबर। फटाफट इसका आंसर देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। का वाला क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है, किसके द्वारा होता है? हम पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है, लेकिन इसका स्रावण होता किसके द्वारा है? सर्टोरी कोशिका द्वारा, अधिविरषण द्वारा, जनन कोशिका द्वारा, या लीडिंग कोशिका द्वारा? भैया राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका चौथा, लीडिंग कोशिका द्वारा। देखो जो पुरुषों में विरषण पाया जाता है ना, उसी में लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं, और लीडिंग कोशिका द्वारा ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है। चलो खा वाला, प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन हेतु प्रारंभिक प्रकूट है। बताओ प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन हेतु प्रारंभिक प्रकूट कौन सा है? AUG, UAG, UGA या UAA? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों AUG। प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया जब होती है ना, तो प्रारंभन हेतु जो प्रारंभिक प्रकूट होता है वो AUG होता है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। गा वाला क्वेश्चन, आनुवांशिकता रूपांतरित पौधा कौन सा है इसमें से? इनमें से कौन सा पौधा है जो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित है? बीटी कपास, बीटी मक्का, गोल्डन राइस, या इनमें से सभी? भैया इसका जो राइट आंसर होगा बीटी कपास जो है ना, ये आनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है। घा वाला, पारितंत्र में, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, कैसा होता है? एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय, या ये सभी? भैया एक दिशीय होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो हमेशा एक दिशीय होता है, एक ही दिशा में समझ सकते हो। जो 4 क्वेश्चन, एक एक नंबर के 4 नंबर आपके यहां पर फिक्स हो गए, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये आते हैं 5 नंबर के, एक नंबर के 5 क्वेश्चन, 5 नंबर आपको इसके लिए मिलेंगे। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन। उत्तरीय में दूसरे का वाला क्वेश्चन है। देखो, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित विरसण हार्मोन का नाम लिखिए। भैया लीडिंग कोशिकाओं द्वारा कौन सा विरसण हार्मोन स्रावित होता है? तो देखो, लीडिंग कोशिकाएं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH हार्मोन के नियंत्रण में टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण करती हैं। मतलब लीडिंग कोशिकाएं जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नियंत्रण में, उनके कंट्रोल में टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण ये करती हैं। हो गया भैया, एक नंबर फिक्स है। बहुत ज्यादा बड़ा मत लिखना भाई, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन एक नंबर में ही आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन देख लो ध्यान से, थोड़ा ऊपर चलते हैं। ये देखो खा वाला क्वेश्चन है, जीन की परिभाषा दीजिए, ये कहां पाए जाते हैं? भैया जीन क्या होता है? बहुत सिंपल है, एक जीव के किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले कारक को जीन कहते हैं। मतलब एक जीव के
किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले जो कारक हैं वो जीन कहलाते हैं। ये आनुवांशिक पदार्थ की एक प्राकार्यक इकाई होती है और जीन जो है बच्चों ये गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। आपका ये सही आंसर होगा, 1 नंबर यहां पर भी फाइनल हो गया, बस इतना लिख देना। अब गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, मैंने बताया था 46 गुणसूत्र हमारे अंदर होते हैं, 23 जोड़ी में होते हैं, क्योंकि 46 का आधा 23 ही तो होगा, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र हमारे अंदर पाए जाते हैं। गा वाला क्वेश्चन देखो, प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 2 प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। भैया प्रतिजैविक क्या होता है ये देखो, एंटीबायोटिक क्या है, प्रतिजैविक क्या है। देखो हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले हानिकारक सूक्ष्म जीवों, विशेषकर जीवाणुओं को मारने वाले रसायन प्रतिजैविक कहलाते हैं। मतलब हमारे शरीर में जो प्रवेश करने वाले हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं, खास करके जो जीवाणु हैं, उनको मारने वाले जो रसायन हैं उन्हीं को प्रतिजैविक कहते हैं। और इनका उत्पादन, इनका प्रोडक्शन सूक्ष्म जीवों द्वारा ही किया जाता है और प्रतिजैविकों को भी सूक्ष्म जीवों द्वारा ही बनाया जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, 2 प्रमुख प्रतिजैविकों के नाम निम्नवत हैं। जैसे एक पेनिसिलिन है, आपने सुना होगा, इसको हम पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त करते हैं, नोटेटम। एक स्ट्रेप्टोमाइसिन है जिसको हम स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रिसियस से प्राप्त करते हैं। तो ये प्रतिजैविक थे और प्रतिजैविक, ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है, तो ध्यान रखना, ठीक है। किसी भी नंबर में आए हमें जानकारी चाहिए। गा वाला क्वेश्चन हो गया। घा देखो, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में उपयोगी किन्हीं 2 एंजाइमों के नाम तथा कार्य लिखिए। भैया फर्स्ट वाला जो एंजाइम है वो है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियज एंजाइम। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियज एंजाइम को आणविक कैंची कहते हैं। ये डीएनए के भीतर विशिष्ट स्थलों पर ही डीएनए को काटता है, ये डीएनए को काटने का काम करता है। दूसरा डीएनए लाइगेज, ये एंजाइम डीएनए के खुले सिरों को जोड़ता है। इनका काम है काटना, इनका काम है जोड़ना, ठीक है। हो गया, समझ में आ गया। तो ये भी 1 नंबर फिक्स हो गया। कहां पड़े हो चक्कर में, कोई है ही नहीं चक्कर में, बस मेहनत करो भैया। कुछ बच्चे होंगे, मुझे पता है 10-20% बच्चे जो है वीडियो छोड़कर चले गए होंगे, उनका कुछ नहीं होगा, वो ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे, ऐसे एग्जाम में भी एक दिन नंबर उनको छोड़कर चला जाएगा। अंगा देखो, राष्ट्रीय उद्यान से आप क्या समझते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखिए। भैया राष्ट्रीय उद्यान क्या है, देखो ध्यान से, राष्ट्रीय उद्यान वो क्षेत्र होता है जहां पर वन्य जीव एवं पारिस्थितिक तंत्र दोनों के संरक्षण के लिए स्थितियां सुनिश्चित होती हैं। मतलब राष्ट्रीय उद्यान जो है ऐसा क्षेत्र होता है ना जहां पर वन्य जीव एवं पारिस्थितिक तंत्र दोनों के संरक्षण के लिए स्थितियां सुनिश्चित होती हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम हेले राष्ट्रीय उद्यान है, जो सन 1936 को में स्थापित किया गया था। इसका वर्तमान नाम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। हो गया भैया 1 नंबर, ये भी फिक्स। बहुत बड़ा मत लिखना, जितने नंबर का जो आए भाई, जिसकी जितनी औकात हो उतना ही लिखना। चलो लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लो बच्चों, ये हो गया 5 क्वेश्चन, 1-1 नंबर का 5 नंबर मिल गया। लघु उत्तरीय प्रश्न 2-2 नंबर वाले जो है ना, 5 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के, 10 नंबर यहां पर भी मिलेगा। ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूं। देखो क्या है असंग जनन, यानी कि एपोमिक्सिस क्या है, उपयुक्त उदाहरण देकर इस प्रक्रिया को समझाइए। भैया ये देखिए असंग जनन क्या है, होता क्या है, कभी ये पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन चैप्टर का क्वेश्चन है। देखो कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते तथा इनकी अनुपस्थिति में नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को असंग जनन कहते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि पौधे के लाइफ साइकिल में, पौधे के जीवन चक्र में युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते हैं और इनकी अनुपस्थिति में ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को असंग जनन कहते हैं। वैसे नॉर्मली जो है ना, अगर नए पौधे का निर्माण करना है तो युग्मक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन होना जरूरी है, लेकिन कभी कभी नहीं होता, तो इसी को असंग जनन कहते हैं। इसकी खोज विंकलर ने 1908 में की थी, विंकलर नामक वैज्ञानिक ने। असंग जनन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, एक होता है कायिक जनन। देखो इस प्रकार के प्रजनन में बीज नहीं बनता। आपने देखा होगा किसी कलिका से जो तने अथवा पत्ती के ऊपर उत्पन्न होती है, उसी से एक नया पौधा जन्म लेता है। जैसे कायिक जनन में गन्ने का बीज नहीं बोया जाता, गन्ने के तने को ही बुआई कर दी जाती है, उससे जो है छोटे छोटे अंकुर निकलते हैं और नए पौधे का निर्माण हो जाता है। एक है आलू के बीज नहीं बोए जाते, आलू को काट कर उसकी बुआई कर दी जाती है और उसकी कलिका निकलकर नए पौधे का निर्माण कर लेती है। ये असंग जनन के अंतर्गत आता है, कायिक जनन में, ठीक है।
इस प्रजनन प्रकार के प्रजनन में बीज बनता ही नहीं है। आगे देखो दूसरा है अनिषेक बीजता। लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण। अनिषेक बीजता का मतलब लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण होना। ठीक है, देखो इस प्रकार का प्रजनन बीज द्वारा होता है, परंतु बीज के बनने में संयुग्मन एवं अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते, इसको बोलते हैं अनिषेक बीजता। चलो खा वाला क्वेश्चन देखो, हो गया 2 नंबर फिक्स। डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद या चयनवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैव विकास का। तो डार्विन का प्राकृतिक चयनवाद, भैया पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैंने नंबर अपना दे दिया है, जाकर जरूर देख लेना। ठीक है, देखो क्या हुआ कि जैव विकास को समझाने के लिए डार्विन ने प्राकृतिक वर्णवाद या प्राकृतिक चयनवाद प्रस्तुत किया। इसके अनुसार प्रत्येक जीव में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता पाई जाती है। इनके अनुसार जो सारे जीव हैं ना, उनमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। जैसे हम पुरुष हैं, हमारे अंदर संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ठीक है, तभी तो आगे पीढ़ी बढ़ती है। आगे देखो, इनमें से अधिकांश जीव वृद्धि करके अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं, और इनमें से ज्यादातर जीव जो है ना वृद्धि करके, विकास करके अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। इस बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण समान जाति या भिन्न भिन्न जाति के जीवों के बीच अस्तित्व के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। और जैसे ही जनसंख्या बढ़ती है, इस बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण समान जाति या अलग अलग जातियों के बीच अस्तित्व के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। जैसे आज ही देख लीजिए, कोई कह रहा मैं ठाकुर हूं, कोई कह रहा मैं ब्राह्मण हूं, कोई कह रहा मैं यादव हूं। ठीक है, तो ऐसा होता है ना कि आपस में ही वो लड़ते हैं। भिन्न भिन्न जाति या एक समान जाति वाले लोग भी लड़ते हुए आपको मिल जाएंगे। ये संघर्ष प्रायः समान आवश्यकताओं के लिए होता है, अपने नीड्स के लिए ये होता है। वो चाहते हैं हम आगे, वो चाहते हैं हम आगे हो जाएं। संघर्ष में वे जीव ही जीतते हैं जिनमें सामान्य जीवों से हटकर कुछ अलग विभिन्नताएं होती हैं, और संघर्ष में वही जीव जीतेंगे ना जिसमें सामान्य जीवों से हटकर कुछ वेरिएशंस होंगे, कुछ विभिन्नताएं होंगी, वही जीतेंगे। ये विभिन्नताएं आनुवांशिक होती हैं और प्रकृति द्वारा जीवों में उत्पन्न की जाती हैं। इस प्रकार विभिन्नताओं से युक्त जीव ही आने वाली पीढ़ियों में जीवित रहते हैं। ये जीव वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को सहन करने में समर्थ होते हैं। बस ऐसे आपको लिख देना, मतलब अपने लाइफ से, अपने डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ इन्होंने दिया है, समझ लो। ठीक है, कुछ है ना इसमें। तो ये भी हो गया, 2-2 नंबर का क्वेश्चन भी हम कंप्लीट करते जा रहे हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है मेरे भाई, अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। गा देखो, प्रतिरक्षा तंत्र से आप क्या समझते हैं? इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? भैया प्रतिरक्षा तंत्र भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बाकी आगे आगे पढ़ते रहेंगे, उसका टेंशन आप लोग मत लेना। देखो ध्यान से, प्रतिरक्षा तंत्र से आप क्या समझते हैं? तो सिंपल है, समझते हैं। थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा भाई, 2 नंबर का आया है, आगे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो, प्रतिरक्षा तंत्र तथा प्रतिरोधी क्षमता, मानव स्वास्थ्य एवं रोग का ये क्वेश्चन है। देखो, सामान्य भाषा में किसी प्राणी के शरीर द्वारा किसी रोग विशेष के रोगजनक के प्रति रोग उत्पन्न करने में प्रतिरोध करने की शक्ति को प्रतिरोध क्षमता या प्रतिरक्षा या असंक्राम्यता कहा जाता है। मतलब कोई प्राणी है, उसके शरीर द्वारा किसी रोग विशेष के रोगजनक के प्रति रोग उत्पन्न करने, जो रोगजनक हमारे अंदर एंट्री कर जाता है ना, हमारे अंदर रोग उत्पन्न करने की कोशिश करता है, उसमें प्रतिरोध करने की जो शक्ति होती है, उसको रोकने की जो शक्ति होती है, उसी को हम प्रतिरोध क्षमता या प्रतिरक्षा या असंक्राम्यता, इम्यूनिटी कहते हैं। कहा जाता है ना, अपना इम्यून सिस्टम हमेशा स्ट्रांग रखो, आपके अंदर इम्यूनिटी कम है, मतलब आपके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता, रोग जनकों से लड़ने की क्षमता कम है। ठीक है, तो वही कहा गया है यहां पे। उसी को जो हमारे अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, रोगजनक, रोग उत्पन्न करना चाहते हैं, उन्हीं को रोकने की, उन्हीं को प्रतिरोध करने की जो क्षमता होती है, उसी को प्रतिरोध क्षमता, प्रतिरक्षा या असंक्राम्यता कहा जाता है। तीनों इसी का नाम है। तथा जिस प्राणी में ये शक्ति होती है वो रोधक्षम या प्रतिरक्षित या असंक्राम्य कहलाता है, और जिस प्राणी में ये शक्ति होगी वो रोधक्षम या प्रतिरक्षित या असंक्राम्य इम्यून कहलाता है। जैसे जिन व्यक्तियों में एक बार चेचक का संक्रमण हो जाता है, उनमें चेचक का संक्रमण पुनः जीवन भर नहीं होता। अगर किसी को चेचक हो गया है, चेचक का संक्रमण हो गया है ना,
तो उनको फिर जिंदगी में कभी चेचक का संक्रमण नहीं होगा। क्यों? इसका कारण यह है कि एक बार संक्रमित मनुष्य के शरीर के रुधिर में चेचक के विषाणु के प्रति प्रतिरोध क्षमता या असंक्रामिता उत्पन्न करने की शक्ति होती है। मतलब जब एक बार आदमी जो है रोगित हो जाता है, रोगी हो जाता है ना, तो जो मनुष्य है उसके शरीर में जो खून है उसमें चेचक के विषाणु के प्रति प्रतिरोध क्षमता या असंक्रामिता उत्पन्न करने की क्षमता हो जाती है। पहले ही पहचान लेता है कि ये आगे बिल्कुल ठोक दो, जो असंक्रमित मनुष्य के रुधिर में नहीं होती। ठीक है, एक बार संक्रमित मनुष्य के रुधिर में कुछ ऐसे पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं जो उसी प्रकार के विषाणु के शरीर पर पुनः संक्रमण की क्रिया को रोकते हैं। मतलब हमारे अंदर जो प्रतिरक्षा होती है, उत्पन्न होती है, तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे उसी प्रकार के विषाणु जो है, हमारे रुधिर में कुछ ऐसे पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं ना, जो उसी प्रकार के विषाणु के शरीर को पुनः संक्रमण की क्रिया को रोकते हैं। मतलब वो अगर विषाणु पुनः हमारे शरीर में आना चाहेगा ना, तो वो उसके लिए पहले ही दवाई रखे रहते हैं, आओ तुमको उड़ा देंगे। ठीक है, आगे देखो, यही शक्ति शरीर में रोग ना होने देने की क्षमता रखती है अथवा रोग प्रतिरोध करती है। अतः ये रोग रोध क्षमता ही प्रतिरक्षा, असंक्रामिता अथवा प्रतिरोध क्षमता कहलाती है। रूस के वैज्ञानिक एली मैचनिकॉफ ने सर्वप्रथम भक्षाणुओं द्वारा शरीर में आए सूक्ष्म जीवों की प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षी क्रियाओं का वर्णन फैगोसाइटोसिस या कोशिका भक्षण के नाम से उन्होंने प्रस्तुत किया था। फिर अनेक बार लुई पाश्चर को उनके सूक्ष्म जीवों के कार्य के लिए प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी के रूप में सम्मानित किया जाता है। यद्यपि अन्य लोग जैसे एमिल वान वेहरिंग को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। जो एमिल वान वेहरिंग है ना, उनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। ठीक है, तो ये चीज आप समझ जाना। हो गया, ये 3 नंबर में भी आता है भैया, तो ध्यान से पूरा बढ़िया से देखना। घा देखो, प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, प्राणियों के जीवन में इनकी क्या उपयोगिता है। भाई प्लाज्मिड्स मैं पहले भी बता चुका हूं, तो देखो प्लाज्मिड्स होते क्या। प्लाज्मिड्स जीवाणु कोशिका में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। ये जो है जीवाणु कोशिका में प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। यह दोहरे स्ट्रैंड वाला डीएनए अणु है जो केंद्रकाभ के बाहर स्थित होता है। ये दोहरे स्ट्रैंड वाला, डबल स्ट्रैंडर वाला डीएनए अणु होता है जो केंद्रकाभ के बाहर स्थित होता है। प्लाज्मिड्स की प्रतिकृति स्वतंत्र होती है। जीवाणु प्लाज्मिड्स में कुछ ही जीन होते हैं जो कई बार लैंगिक जनन से संबंधित होते हैं। भाई इसको पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है कि मैं बता दूंगा, घोल कर पिला दूंगा, आपको याद ही हो जाएगा। ठीक है, इन जीनों की जीवाणु कोशिका की अन्य जैव प्रक्रियाओं में कोई भूमिका नहीं होती है। इनमें उपस्थित जीन्स प्रतिरोधी पदार्थों के निर्माण, किण्वन आदि क्रियाओं का नियमन भी करते हैं। स्वनियंत्रित प्रतिकृत गुण होने के कारण निम्न 2 प्रकार के प्लाज्मिड्स होते हैं। फर्स्ट है एकल प्रतिलिपि प्लाज्मिड्स। ये प्लाज्मिड्स प्रतिकृत करके केवल एक ही प्रतिलिपि बनाते हैं, केवल एक ही कॉपी बनाते हैं, इसीलिए हम इन्हें एकल प्रतिलिपि प्लाज्मिड्स बोलते हैं। दूसरा है बहुप्रतिलिपि प्लाज्मिड्स। ये प्लाज्मिड्स प्रतिकृत करके एक से अधिक प्रतिलिपियां बनाते हैं। इस प्रकार की एक जीवाणु कोशिका में परिणाम स्वरूप 10 से 12 प्लाज्मिड्स पाए जा सकते हैं। कभी कभी इनकी संख्या 1000 तक भी हो सकती है। ऐसे प्लाज्मिड्स का उपयोग क्लोनिंग साधन के रूप में हम करते हैं, क्योंकि ये अपनी कई क्लोन बना सकते हैं, अपनी कई प्रतिलिपियां बना सकते हैं। बहुप्रतिलिपि प्लाज्मिड्स जो होते हैं, ठीक है, 1000 तक बना सकते हैं। प्लाज्मिड की एक विशेषता है कि इसका डीएनए विजातीय डीएनए खंड से जुड़कर भी दूसरी कोशिका में प्रवेश करने की क्षमता बनाए रखता है। मतलब इसकी एक ऐसी विशेषता है प्लाज्मिड की ना, कि इसका डीएनए विजातीय डीएनए खंड से जुड़कर भी दूसरी कोशिका में प्रवेश करने की क्षमता को बनाए रखता है। ऐसे प्लाज्मिड्स ही वेक्टर के रूप में प्रयुक्त होते हैं। सबसे पहला आनुवंशिक इंजीनियरिंग से तैयार किया गया वेक्टर प्लाज्मिड्स PBR 322 था, जिसे ई कोलाई प्लाज्मिड से तैयार किया गया था। दूसरी ओर प्लाज्मिड्स जीवाणु कोशिका द्रव्य में मुक्त रूप से पाए जाते हैं। इन्हें सहज ही यहां से पृथक किया जा सकता है। बस हो गया भैया, ऐसे समझो आप चीजों को, कुछ है नहीं, बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन जो है वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, 2 नंबर।
तो इसको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, आप लोग सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा आपको। तो ये 5 क्वेश्चन 2 नंबर के, 10 नंबर यहां पर भी कंप्लीट। सबसे ज्यादा नंबर के आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न जो 3 नंबर वाले होते हैं भैया, 12 क्वेश्चन 3 नंबर के, 36 नंबर। इसलिए मैं कहता हूं 3 नंबर वाले क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ो, और 3 नंबर वाले क्वेश्चंस को मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। आप लोग जाना हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, एक होगा बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न का एक प्लेलिस्ट होगा, उसी में आपको मिलेगा। वैसे मैं यहां पे आंसर नहीं बताने वाला भैया, कब बताऊंगा, जब आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, कमेंट में लिखोगे फुल सॉल्यूशन, तभी मैं इसका पूरा आंसर दूंगा। चौथे का हाइड्रीबोमा क्या है, इसके लाभ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सबको मैं आगे आगे बताता रहूंगा। अभी मैं एक ही वीडियो में पूरा पेपर सॉल्व कराना पॉसिबल है नहीं, मैंने जहां तक कराया वहां तक करा दिया, बाकी आगे का सॉल्यूशन मैं आपको जल्दी ही दे दूंगा। कैंसर क्या है, इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन करूंगा। मलेरिया रोग किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है, इसका वाहक कौन है, इसके पोषकों के नाम बताइए। साथ ही ये भी लिखें कि इनमें जीवन चक्र की कौन सी अवस्थाएं उपस्थित होती हैं। 3 नंबर, ठीक है। घा है, बीटी कपास कीट प्रतिरोधक होता है क्यों, 3 नंबर इसका, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए 3 नंबर के, 12 नंबर, 4 क्वेश्चन रहेंगे एक एक में। अब देखो ऐसे 5वें में भी 4 क्वेश्चन है। देखो, पुष्पी पादपों में गुरु बीजाणु जनन की सचित्र वर्णन कीजिए भैया, कारण स्पष्ट कीजिए। कारण भी मतलब आपको कारण स्पष्ट करना किसका। फर्स्ट है जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान डीएनए के छोटे अणु एनोड के अधिक निकट मिलते हैं। दूसरा है पीसीआर में टैंक पॉलीमरेज का प्रयोग किया जाता है। दोनों का कारण बता दो, इसका भी आपको 3 नंबर मिल जाएगा। गा है भ्रूण कोश का सचित्र वर्णन करना है भाई, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का ये क्वेश्चन है। घा है टीकाकरण क्या है, ये क्यों किया जाता है, इसकी विधि भी बताइए। टीकाकरण क्या है, वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीन आपने कोरोना काल में लगवाया होगा तो टीकाकरण उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी 4 क्वेश्चन 3 नंबर 12 नंबर, ठीक है। इसके बाद में 6 नंबर में भी सेम, अवशेषी अंग क्या है, इनसे उद विकास के विषय में क्या पता चलता है। मानव के किन्हीं 4 अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। भैया अवशेषी अंग क्या है, नाम से यह स्पष्ट है। अवशेषी का मतलब जो अवशेष बचे हुए हैं, जैसे कुछ ऐसे अंग थे ना जो हमारे पूर्वजों में, जो हमसे बहुत पहले के पूर्वज हैं, हजारों साल पहले के, उनमें क्रियाशील थे, लेकिन उनका यूज ना होने के कारण वो धीरे धीरे लुप्त होते चले गए। तो इन्हीं अंगों को हम अवशेषी अंग कहते हैं, जैसे कृमिरोग, परशेषिका, पुच्छ कशेरुका, ये सब, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि पहले जो हमारे पूर्वज थे उनमें पूंछ भी पाया जाता था। मैंने तो नहीं देखा भाई, बाकी देखा जाएगा। खा ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है क्यों, स्पष्ट करो। गा अपूर्ण प्रभाविता क्या है, इसकी खोज किसने की। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है भाई, जो चैप्टर है वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत, उस चैप्टर का ये क्वेश्चन है। घा है आनुवांशिक कूट क्या है, इसके प्रमुख लक्षण को 3 नंबर। तो 4 क्वेश्चन 3-3 नंबर के, 12 नंबर यहां पर भी ले जाओ। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की, तो इसमें कुल 3 क्वेश्चन रहेंगे 5 नंबर के, 15 नंबर आपको मिलेगा। देखो जैसे 7वां है पारितंत्र के जैविक घटकों के अंतर संबंधों पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए, अथवा लगा है। खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है। खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ना खाद्य श्रृंखला वाला, मैंने देखा है बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। पारितंत्र का ये क्वेश्चन है, पारितंत्र चैप्टर आपको पता होगा। तो खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर, दोनों में से कोई एक कर दो। 8वां प्रवाह आरेख द्वारा जैव विविधता के संरक्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन करो। नहीं पता तो अथवा लगा है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। वाहित मल उपचार और जैव उर्वरक, दोनों में से किसी नहीं, दोनों पर टिप्पणी करना है, 5 नंबर मिल जाएगा। 9 नंबर पे आ जाओ। मानव सहित सभी जीवों के लिए उद्विकास एक सतत प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। शायद ये जैव विकास चैप्टर का क्वेश्चन है। जैव विकास में हम पढ़ते हैं जीवों का विकास कैसे हुआ, काफी इंपॉर्टेंट वो चैप्टर है। अथवा लगा है, नहीं पता है तो देखो, विकास के सिद्धांतों के संबंध में लैमार्क एवं डार्विन के योगदान की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। भैया आप जैव विकास पढ़ें और उसमें डार्विन और हेकल और लैमार्क के बारे में ना पढ़ें, ऐसा कैसे हो सकता है। इनका काफी ज्यादा योगदान है जैव विकास में। तो 3 क्वेश्चन ये भी हो गए, 15 नंबर कंप्लीट। टोटल ऐड करें तो 4 नंबर का बहुविकल्पीय, 5 नंबर का आत्म लघु उत्तरीय, 10 नंबर का लघु उत्तरीय, फिर 36 नंबर का 36 नंबर का लघु उत्तरीय, फिर 15 नंबर का लॉन्ग। तो 36 और 4 40,
10 50, 5 55 और 15 70। तो मैं तो ये आपसे कहना चाहूंगा कि भैया 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन है इनको छाप दो, खूब अच्छे से पढ़ो, फिर 5 नंबर वाले क्वेश्चन पर टारगेट करो, फिर 2 नंबर, और फिर आपके 1 नंबर वाले तो कंप्लीट हो ही जाएंगे। तो आज का ये स्पेशल वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फुल सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में फुल सॉल्यूशन